नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक हाल ही में परीक्षा करवाई जानी है जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट 5512 ठीक? और इस परीक्षा में अब आपके पास काफ़ी कम समय बचा है, 29 जून को परीक्षा है और अब आपके पास लगभग 12 से 15 दिन का समय शेष है। तो इस छोटे से टाइम पीरियड में अब आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और क्या-क्या पढ़ना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। और इस परीक्षा में आपको सबको पता होगा कि सिलेबस टॉपिक के अनुसार निर्धारित किया गया है। जैसे हिंदी 30 क्वेश्चंस 30 अंकों के पूछे जाने हैं, रीजनिंग 15 क्वेश्चंस 15 अंकों के, साथ ही साथ जो जीके जीएस है, जीके यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जो सवाल आने हैं, वो लगभग 20 सवाल यानी 20 सवाल 20 अंकों के पूछे जाएँगे। इसके अलावा यूपी जीके, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन ये भी 20 अंकों का और जो कंप्यूटर आपका पूछा जाना है वो पूछा जाएगा 15 अंकों का। टोटल हो गए 30, 20, 50 और ये 30 यानी कि टोटल हो गए 100। इस प्रकार से आपका जो सिलेबस बाँटा गया है, उसका ये आधार है, ठीक है? अब इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन्स आएँगे वो 30 अंक आएँगे हिंदी से और हिंदी काफ़ी ईज़ी है। वही गिने-चुने चैप्टर्स हैं जहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएँगे। अब इसमें एक परीक्षा हुई थी आपकी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 19/1/2025 ये नई एजेंसी के द्वारा करवाया गया था और आपको पता होगा ये जो नई एजेंसी है, यही जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी भी करवा रही है, यानी कि परीक्षा करवा रही है। अच्छा ये जो परीक्षा हुई थी जनवरी में, इसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स पूछे गए थे, उनका ये पूरा डेटा लिखा हुआ है। इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है। ठीक है? जिन चैप्टर से ज़्यादा सवाल आ रहे होंगे, उन पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। जैसे मंडी सचिव का जो पेपर हुआ था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसमें भी हिंदी पूछी गई थी। स्टोर कीपर में भी हिंदी पूछी गई थी। तो जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, उनमें कितने-कितने सवाल कौन-कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, चूँकि नई एजेंसी का जो नया पैटर्न है, उसका विश्लेषण, उसका अध्ययन आप तभी कर पाओगे जब वो पिछले जितने भी पेपर करवा चुकी है, उन सभी पेपर का आपको निचोड़ पता हो कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन्स उठाए जा रहे हैं, किस लेवल तक के उठाए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा हुई थी जनवरी 2025 में। इसमें जो रस से सवाल पूछे गए थे, हिंदी में आपका एक टॉपिक है रस, यहाँ से 4 क्वेश्चन्स आए थे। छंद से 2 सवाल पूछे गए थे, अलंकार से 2 सवाल और रचनाओं से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे इस परीक्षा में, लगभग 8 सवाल। रचनाओं से और रचयिताओं से, ठीक है? इसके अलावा तद्भव तत्सम, एक तद्भव तत्सम की परिभाषा पूछी गई थी और 3 शब्द पूछे गए थे। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे अ, रटने वाले या कुछ शब्दावलियों वाले जैसे पर्यायवाची, इसमें आपको चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी और याद भी करनी पड़ेगी। पर्यायवाची से 2 सवाल आए थे, समाज से 1 सवाल आया था, वो भी परिभाषा से संबंधित। ऐसा नहीं था कि जैसे दे दिया, कोई भी शब्द दे दिया, उसमें पूछ लिया कि कौन-सा समास है ना? इस प्रकार से नहीं आया था। परिभाषाओं से संबंधित भी सवाल अब आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे तद्भव तत्सम में तद्भव या तत्सम की परिभाषा पूछी गई थी। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? इनसे संबंधित जो सवाल आए थे, जो कि लगभग 7 सवाल के आसपास थे। तो ये आपका पूरा का पूरा एक चार्ट है, जिस हिसाब से हिंदी में सवाल पूछे गए थे। तो यही टॉपिक्स हैं, आपको इन पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। और ये जो परीक्षा हुई थी, इसमें जो गद्यांश पूछा जाता है, 3 से 4 अंकों का गद्यांश आता है। जिसमें एक पूरा पैरा दे दिया जाता है, उस पैरा के आधार पर आपको सवाल करना है ना? तो देखो पैरा के आधार पर अगर आपको सवाल करना है, गद्यांश के आधार पर कुछ सवाल नीचे दिए होंगे, तो उनके उत्तर भी इसी गद्यांश में छुपे होते हैं। ये बहुत टफ नहीं होता है। हाँ, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? इसमें थोड़ी जटिलता होती है। लेकिन जो अन्य सवाल होते हैं 3 से 4 क्वेश्चन्स वो सारे के सारे इसी में छुपे हुए उत्तर होते हैं। तो इसमें बहुत जटिलता नहीं होती है, बहुत आराम से आप लोग कर ले जाओगे। लेकिन यहाँ की जो भी ये टॉपिक्स लिखे हैं, इन टॉपिक्स को शब्दावलियों को आपको अपनी वोकैब्स अच्छी करनी पड़ेगी, शब्दावलियाँ आपको बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है? तभी आप इस प्रकार के सवाल कर पाएँगे और काफ़ी ईज़ी है, इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा मंडी सचिव की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी क्वेश्चन्स पूछे गए थे, जैसे वर्णों से सवाल आया था, घोष वर्ण क्या होता है? व्यंजनों से सवाल आए थे, अपभ्रंश से सवाल आए थे कि शॉर्टसेनी अपभ्रंश वगैरह-वगैरह। इसके अलावा प्रत्यय और उपसर्ग से भी सवाल पूछे गए थे। क्रिया और क्रिया के भेद से भी सवाल पूछे गए थे, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, विधानार्थक वाक्य, इनसे सवाल पूछे गए थे। वाक्य दे दिया था और पूछा था कि निम्नलिखित में से इस वाक्य में ये वाक्य कैसा है? विधानार्थक है या फिर कैसा है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों से आपका परिचय होगा, यहाँ से भी सवाल पूछे गए थे। संज्ञा और सर्वनाम से भी सवाल पूछे गए थे, पर्यायवाची तो पूछी ही जाती है। प्रत्यय, उपसर्ग
संधि विच्छेद, साथ ही साथ विलोम। तो अब आप देख पा रहे हो, यहाँ जो टॉपिक्स लिखे हैं, तद्भव, तत्सम, अलंकार, समास, लगभग-लगभग सेम टॉपिक्स यहाँ भी हैं, है ना? इसके अलावा सहायक स्टोर कीपर की परीक्षा हुई थी अप्रैल 2025 में। इसमें भी हिंदी आई थी, तो इसमें हिंदी कहाँ से आए थे? जैसे व्यंजन, स्वर, ध्वनियाँ, यहाँ से 3 सवाल आ गए थे। ठीक, अब ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा जटिल टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बचे हुए शेष समय में रिवाइज़ करना है। तद्भव तत्सम कैसे रिवाइज़ करना है, हम उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। तद्भव तत्सम 2 सवाल, विलोम शब्द 2 सवाल। इसके अलावा संधियाँ, संधियों से 1 सवाल आया था। देसी और विदेशी शब्द, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लिखा कुर्ता, ये कहाँ का शब्द है? अरबी है, तुर्की है, फ़ारसी है, कहाँ का शब्द है? जैसे कैंची, ये कहाँ का शब्द है? अरबी है, तुर्की है, फ़ारसी है। इस प्रकार से भी एक सवाल पूछा गया था सहायक स्टोर कीपर में, ठीक? और मैंने जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं, उसमें लगभग-लगभग मैंने आपको 50 शब्द दिए होंगे कि इन शब्दों को याद कर लेना। तो खैर, उसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रत्यय, उपसर्ग है, संधियाँ हैं, पर्यायवाची हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अब आप एक बात समझो, स्टोर कीपर की परीक्षा हुई, वही लगभग टॉपिक्स हैं। इसके बाद मंडी सचिव की परीक्षा हुई, लगभग वही टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं। इससे पहले कनिष्ठ सहायक जनवरी में परीक्षा हुई, लगभग-लगभग वही सवाल आपसे पूछे गए। लेकिन हाँ, कनिष्ठ सहायक में रचनाओं का पोर्शन ज़्यादा था, 7 से 8 रचनाएँ पूछी गई थी, है ना? यहाँ पर भी 1-1, 2-2 सवाल पूछे गए थे, लेकिन उतना ज़्यादा पोर्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो गद्यांश है, गद्यांश कभी-कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि वैसे भी गद्यांश आएगा तो आप इससे संबंधित सवाल आप कर ही लोगे। केवल और केवल शीर्षक ही फँसता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है ना? तो यहाँ भी अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी तो आप इस सवाल को भी निपटा लोगे आराम से। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, जहाँ आपको शब्दकोश बेहतर करना है, जैसे पर्यायवाची, इसमें आपको शब्दकोश बेहतर करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची रिवाइज़ करो। तो ये जो टॉपिक्स लिखे हैं, आप इन पर ज़्यादा फ़ोकस करोगे, ठीक? इसके अलावा रीज़निंग तो आप सबको पता होगा, 15 क्वेश्चन्स आएँगे और रीज़निंग काफ़ी ईज़ी होती है, अगर 2-4 सवालों को हटा दिया जाए। जैसे 2-4 सवाल कौन से जो घुमाने वाले हैं, जैसे तर्क निष्कर्ष वाले, है ना? इसके अलावा जो ब्लड रिलेशन है रक्त संबंध, यहाँ से भी सवाल पूछे गए थे और सवाल जो रक्त संबंध से पूछे जा रहे हैं इस समय, वो बड़े-बड़े सवाल यानी कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिगर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक? इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस कर लो अभी से। स्टेटमेंट दिए होंगे, उनसे संबंधित रिलेशंस दिए होंगे और फिर एक स्टेटमेंट दे देता है, जैसे ये स्टेटमेंट दे दिया और पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्टेटमेंट है जिससे संबंधित है एम एन की दादी है। तो कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ एनालॉजी वगैरह से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कैलेंडर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा घड़ी, वॉच से भी सवाल पूछे गए हैं। प्रीवियस जो डेज़ में नई एजेंसी के द्वारा कराई गई परीक्षाएँ हैं, उन परीक्षाओं के जो भी प्रश्न पत्र हैं, उनको आप उठा के देखिए, है ना? तो आपको रीज़निंग का पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कैसे-कैसे पूछे जा रहे हैं और जिन टॉपिक्स में ज़्यादा समस्या हो रही है, जैसे इस तरह का सवाल है। इस तरह के सवालों में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा है डॉक्यूमेंटेशन, इसके तीसरे और 10वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो जैसा-जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ, सवाल का उत्तर आ जाएगा आपके पास। लेकिन जहाँ ज़्यादा समस्या हो रही है, अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट में समस्या हो रही है, अगर आपको पज़ल में समस्या हो रही है, अगर आपको कथन निष्कर्ष में समस्या हो रही है, वहाँ पर अब आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है ना? जो टॉपिक्स आपके तैयार हैं ही, उन्हें बहुत ज़्यादा बल देने की आवश्यकता नहीं है कि आपके जो टॉपिक्स तैयार हैं, बस वही पढ़ते रहो। जिन टॉपिक्स में अभी भी डाउट है, अभी भी 15 दिन है लगभग, तो आप उनको कवर कर सकते हो, ठीक? इसके अलावा जो फिगर्स वाले सवाल हैं, लुप्त फिगर्स, लुप्त संख्याएँ, वहाँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप इस तरह के सवालों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, ध्यान देना। ऐसे सवालों को आप करिए। अब आ जाओ सामान्य अध्ययन में। पिछली परीक्षाओं का जो नई एजेंसी के द्वारा परीक्षाएँ कराई गई हैं, अगर आप उनका विश्लेषण करोगे, तो करंट अफ़ेयर से संबंधित ठीक-ठाक सवाल पूछे जा रहे हैं। लगभग 3 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर्स की। अभी यूपी स्पेशल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो यूपी स्पेशल के जो 20 अंक आएँगे, वो यूपी स्पेशल की करंट यहाँ पूछी जाएगी। लेकिन ये जो सामान्य अध्ययन आपके 20 अंकों के पूछे जा रहे हैं, इनमें राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर्स जो आपसे पूछी जा रही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर्स, वो लगभग 3 से 5 क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। इतिहास से लगभग 2 प्रश्न, भूगोल से लगभग 3 से 4 प्रश्न, पर्यावरण से भी 1 सवाल पूछा गया था, जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछा गया था। जूनियर असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो जनवरी में हुआ था, ठीक है? इसके अलावा विज्ञान से 2 सवाल पूछे गए थे, अर्थशास्त्र से भी 1 सवाल पूछा गया था और स्टैटिक जीके से तो पूछे ही गए थे, ठीक है? अर्थशास्त्र में सेबी से संबंधित 1 सवाल पूछा गया था।
तो इस प्रकार से आप भूगोल को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, अच्छा खासा है, एक-एक नंबर से तो आप लोग ऊपर से नीचे हो जाते हैं, है ना? 0.25 से पता चला किसी एग्ज़ाम में अंदर होने से रह गए। तो ऐसे दशमलव करके बहुत सारे बच्चे ऊपर-नीचे होते हैं। तो अब आप किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरत सकते हो और जिस हिसाब से आयोग पूछ रहा है सवाल आपसे, बहुत अंदर तक जाके, नाज़का प्लेट पिछली बार पूछ लिया था, जो जनवरी में परीक्षा हुई थी। तो प्लेटों से संबंधित सवाल आम तौर पर उम्मीद नहीं की जाती थी कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछेगा, लेकिन फिर भी भूगर्भीय चट्टानों से सवाल पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी अंदर यानी डीप से तो पूछ ही रहा है, वो तो आप सब लोग जानते ही हो। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का आप उदाहरण ले सकते हो, कितने अंदर से जाके सवाल पूछ रहा है, ठीक है? तो कुल मिला के आपको गहनता से पढ़ना पड़ेगा, करंट अफ़ेयर्स पर ज़्यादा फ़ोकस करना और ख़ास तौर से ध्यान देना अगर आप पिछले प्रश्नों का एनालिसिस देखोगे या पिछले प्रश्नों को पिछले जो पेपर्स हुए हैं, उनको जब आप उठा के देखोगे, तो करंट अफ़ेयर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक। ऐसा नहीं है कि 2025 की नहीं पूछी गई है, इसकी भी पूछी गई है। लेकिन अगर 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 2 सवाल यहाँ से उठा लेता है, 2 से 3 सवाल, है ना? जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के आसपास की करंट अफ़ेयर्स। तो लगभग-लगभग पिछले 7 से 8 महीनों की आपको कवर होनी चाहिए। इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से 1 सवाल कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा और बाकी अगर 3 सवाल या 2 सवाल तो हो सकता है एक एंशिएंट से पूछे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, 1 सवाल इससे आता ही आता है। ज्योग्राफी में साफ-साफ यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जो अपने सिलेबस में मेंशन किया था, वो किया था भारत का, यानी भारत के संबंध में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो भारत के संबंध में आप ज्योग्राफी तैयार रखो, प्राकृतिक भूगोल की भी और मानवीय भूगोल की भी। पर्यावरण, विज्ञान और अर्थशास्त्र, इसके अलावा स्ट्रैटेजी के। तो कुल मिला के ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें करंट अफ़ेयर्स आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। चूँकि 5 क्वेश्चन्स हैं ना, 3 से लेकर 5 क्वेश्चन्स, इस पर ज़्यादा फ़ोकस करो, ठीक है? इसके अलावा उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन में आ जाओ, 20 प्रश्न हैं और 20 अंकों के। हालाँकि उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन को आप लगातार करते रहते होंगे और इसमें कला संस्कृति से सवाल पूछा ही जाता है, हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है। इतिहास से सवाल पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण, वन्यजीव अभयारण्य, झील और नदियाँ, इससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जनगणना 2011 जब तक 2021 की जनगणना नहीं इसके आंकड़े आ जाते हैं या सरकार जब कराएगी, तो जब उसके आंकड़े आ जाएँगे तब तक 2011 की जनगणना भले ही 10 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी, लेकिन यही आंकड़े आपको तैयार करने हैं, जब तक नवीन आंकड़े नहीं आ जाते हैं। परिवहन से संबंधित पूछे जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में पहली जो बस चली थी, बस ट्रांसपोर्ट हुआ था, वो किस शहर से किस शहर में हुआ था, किस सन में हुआ था? इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है? हाँ, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। नीतियाँ, योजनाएँ और करंट अफ़ेयर्स। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन में अगर 20 सवाल पूछे जा रहे हैं और आपने इस एजेंसी के द्वारा जो पेपर कराए जा रहे हैं, लगातार अगर आप उसके टच में रहते होंगे, तो 20 क्वेश्चन्स में 1 नीतियों से डाल देता है। 2 से 2 क्वेश्चन्स या 2 से 3 क्वेश्चन्स कम से कम 2 क्वेश्चन्स वो योजनाओं से भी डाल देता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ। और इसके अलावा जो तीसरा सेगमेंट है करंट अफ़ेयर्स का, 1 सवाल कम से कम नीतियों का डालता है, लगभग 2 सवाल वो योजनाओं से डाल देता है, 2 योजनाएँ भी पूछ लेता है और करंट अफ़ेयर्स लगभग 3 सवाल के आसपास ही पूछ लेता है, ठीक है? तो कुल मिला के अगर करंट अफ़ेयर्स में ही देखो तो नीतियाँ और ये योजनाएँ, ये भी करंट में ही आ जाती हैं। तो 3, 2, 5, 1, 6 लगभग 6 से 7 क्वेश्चन्स तो वो इस टॉपिक से पूछेगा और ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आप समझ सकते हो लगभग 6 सवाल आप यहाँ से कवर कर लोगे, है ना? 6 मार्क्स यहाँ से गेन कर लोगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, उनके स्थापना वर्ष, ये सारे के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लेखक, उनकी रचनाएँ और प्रमुख व्यक्तियों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात फ़ोकस करनी है, जो आपको कंटेंट तैयार करना है रचनाओं से संबंधित, वो यूपी के लेखक हों, उत्तर प्रदेश के लेखक। इनकी कौन-कौन सी रचनाएँ हैं, इस पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं, उन्होंने कौन काम किया, वो जन्मे कहाँ पर, किस शहर में जन्मे हैं? तो इस प्रकार के सवाल आपको करने हैं। तो ये यूपी जीके की बात हुई। सबसे ज़्यादा अब आपको फ़ोकस कहाँ करना है? इस टॉपिक पे, नीतियाँ, योजनाएँ और करंट अफ़ेयर्स, ठीक है? इसके बाद फिर आप कला और संस्कृति को देख लो, चूँकि अब आप लगातार पढ़ तो रहे ही होंगे, बस आपको अब रिवीज़न करना है ना? तो एक समय निर्धारित करिए, टाइम शेड्यूल बनाइए, उसी आधार पर आप सभी टॉपिक को कवर करो। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़ोकस करना है। इसके अलावा सामान्य कंप्यूटर भी आपसे पूछा जा रहा है।
और सामान्य कंप्यूटर के जो 15 अंक आ रहे हैं, ये अच्छे खासे आ रहे हैं। अब आप पूरा पैटर्न समझ समझ चुके हो। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि जो कंप्यूटर आ रहा है बहुत टफ आ रहा है। आराम से जो 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें 13 से लेकर 14 क्वेश्चंस बड़े आराम से आप हिला लोगे। क्योंकि पूरा का पूरा अब आपको पैटर्न पता चल चुका है, मशीन लर्निंग से पूछा जाता है सवाल। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जितने नए टॉपिक्स हैं, जैसे डिजिटल वित्तीय उपकरण से, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स से, इसके अलावा अ, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो नए टॉपिक्स हैं, इन पर फोकस करना है, जैसे वायरस, इंटरनेट और प्रोटोकॉल्स। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम से भी सवाल 1-2 पूछ लिए जाते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है? इंटरनेट और साथ ही साथ प्रोटोकॉल्स, ओएसआई मॉडल से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक पर भी अच्छा खासा ध्यान देना है। वायरस हो गया, ईमेल्स हो गई, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, एमएस एक्सेल से भी सवाल पूछे जाते हैं, खास तौर से फार्मूला से संबंधित। आप देख पा रहे होंगे लगातार फार्मूला से सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए सबसे ज़्यादा, ये सारे के सारे। इनका एक क्विक रिवीजन आप कर डालो। 15 दिन है आपके पास, 13 से 15 दिन। इन 13 से 15 दिनों में इन टॉपिक्स को लगभग-लगभग 3 से 4 बार आपको रिवाइज़ कर देना है, हर एक टॉपिक, एमएस एक्सेल। इसके फ़ॉर्मूलेज़ पर ध्यान देना, फ़ॉर्मूला पर। इसके अलावा जो सामान्य टॉपिक हैं, अन्य टॉपिक्स जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। हालाँकि सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं, लेकिन हर परीक्षा में, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, हर परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं। है ना? हर परीक्षा में ये जो टॉपिक्स दिए हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लगभग हर परीक्षा में इनसे सवाल मिल जाएँगे। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हर परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप उतना फ़ोकस मत करिए, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि 3 से 4 पेज हैं। 4 से मुश्किल से 5 पेज होंगे, और इन्हीं 4 से 5 पेजों में पूरी की पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, जहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जो मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है, उस कंप्यूटर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मुश्किल से 4 से मैंने 5 पेज प्रोवाइड किए हैं, और सवाल बस उतने में ही आपको इर्द-गिर्द देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे मेमोरी हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर का इतिहास हो गया, है ना? तो ये ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं। ये पहले भी थे, हालाँकि ये सारे के सारे नए टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये पहले भी टॉपिक्स आते थे परीक्षाओं में, और आज भी आ रहे हैं परीक्षाओं में। तो इनमें आपको ज़्यादा बल नहीं देना है, ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। हालाँकि ट्रेडिशनल टॉपिक्स सबको तैयार होते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, इन पर अच्छी खासी आपको कमांड करनी है। तो आप 15 में से आराम से 13 से लेकर 14 क्वेश्चंस तक आराम से हिट कर जाओगे, और सही-सही हिट करोगे, अगर आपने इन टॉपिक्स पर अच्छा खासा ध्यान दे दिया, ठीक है? तो ये आपको स्ट्रेटजी फ़ॉलो करनी है, कहाँ से कितना पढ़ना है। हिंदी में ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, इन पर ज़्यादा फ़ोकस करना। गद्यांश वगैरह में आप लगा लो, कोई भी बुक हो, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए गद्यांश की। लेकिन गद्यांश में आप भी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा आप फँसते नहीं होंगे। इसके अलावा रीज़निंग में जिन टॉपिक्स में, जैसे अगर आपको कथन निष्कर्ष में समस्या हो रही है, तो बचे शेष समय में आपको कथन निष्कर्ष देख लेने हैं, और बाकी सवाल इसमें सिंपल आएँगे रीज़निंग में। इसके अलावा हाँ, सबसे जो आपको फँसाएगा, वो ये टॉपिक हो सकता है, सामान्य अध्ययन। क्योंकि सामान्य अध्ययन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। भूगोल भी है इसमें, इतिहास भी है। इतिहास 3-3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एक बड़ा सेगमेंट है, और बड़े सेगमेंट में केवल 20 क्वेश्चन्स आएँगे, है ना? तो ख़ैर इसमें करंट पर, और साथ ही साथ जो सिंपल टॉपिक आपको लग रहे हैं, जैसे भूगोल, जैसे एनवायरनमेंट या फिर साइंस, इन पर आप फ़ोकस करिए, ठीक है? तो आराम से ठीक-ठाक नंबर आपके पास उपलब्ध हो जाएँगे। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, इस पर कमांड करनी है, नीतियों में, योजनाओं में, करंट अफ़ेयर्स में, और जो स्टैटिक जीके है, वो स आपको सबको पता ही होगा। काफ़ी समय से आप लोग चूँकि जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो स्टैटिक जीके आपको पता होगा। कंप्यूटर में इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फ़ोकस करना, ठीक है? अगर आपके पास इनके नोट्स नहीं है, तो आप हमारे बैच को एनरोल कर सकते हो। उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको डीप में कराए गए हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल टॉपिक्स पर उतना फ़ोकस नहीं करना है, लेकिन हाँ, पढ़ लेना है एक बार। चलिए, ये तो बात हो गई टॉपिक्स की, कहाँ से कितना कैसे आपको कवर करना है। अब हम चलते हैं, जो जूनियर असिस्टेंट के अगर आपको मॉक टेस्ट जॉइन करना हो, मॉक टेस्ट, तो आप इनको कैसे जॉइन करोगे? ये सभी के लिए फ्री है, अगर आप इनको जॉइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे।
इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में तो मिल ही जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे आपको फ्री टेस्ट ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आना है फ्री टेस्ट में। इसको क्लिक करोगे और आपके सामने जूनियर असिस्टेंट का जो 10 मॉक टेस्ट हैं, जैसे एजेंसी पूछ रही है, ठीक उसी प्रकार से इनको डिज़ाइन किया गया है। हिंदी इसमें आपको देखने को मिलेगी स्टैंडर्ड लेवल की और इसके अलावा यूपी जीके, रीज़निंग, रीज़निंग के अलावा कंप्यूटर और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन, 20 अंकों का। सारे के सारे सेगमेंट बँटे हुए हैं, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सभी के लिए फ्री है, ऑनलाइन जाके अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसकी पीडीएफ की। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप कैसे इसको डाउनलोड करोगे? पीडीएफ के लिए मॉक टेस्ट की 10 मॉक टेस्ट की पीडीएफ के लिए आप आओगे ई-बुक और नोट्स में, ठीक है? इस बॉक्स में आओगे। देखो, यहाँ आप आओगे इस बॉक्स में, ई-बुक्स और नोट्स। जैसे इसको क्लिक करेंगे, आपको एक सेगमेंट खुल के आ जाएगा जूनियर असिस्टेंट 5512। इसको टच करेंगे तो 10 मॉक टेस्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? कूपन कोड है KD50 आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए और इसको पढ़ने का एक सबसे सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे ही मान लीजिए हिंदी का कोई क्वेश्चन आया आपके पास, जैसे कुछ इस प्रकार की आपको पीडीएफ खुल के मिल जाएँगी। जैसे मान लीजिए वाक्य के 4 भेद होते हैं, ये पहला सवाल है। अगर आपसे ये सवाल गलत हो जाता है तो सीधे आप अपने नोट्स में जाइए, वहाँ वाच्य क्या होता है, उसकी सारी की सारी परिभाषाओं पर ध्यान देना। इस समय आयोग परिभाषाएँ पूछ रहा है, ठीक है? इसलिए परिभाषाओं पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। हालाँकि शब्दावलियाँ भी पूछ रहा है, लेकिन इस यहाँ भी आपको छोड़ना नहीं है, परिभाषाएँ भी आपको तैयार करनी है। तो जैसे मान लीजिए ये सवाल गलत हो गया, तो तुरंत अपने नोट्स खोलो, उसी समय रिवाइज़ कर लो, ठीक है? तो आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा और एक तरह से आप मॉक टेस्ट भी तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और आप इनको डाउनलोड करिए, इसका प्रिंट भी निकालिए और प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं हम अपने बैच में। अगर आपको यूपी जीके और कंप्यूटर का बैच लेना हो, कॉम्बो बैच, तो KD21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इसको ले सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 20 अंक, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के 20 अंक और कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के 15 अंक पूरी तरह से कवर किए गए। पीडीएफ के लिए आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, टाइप्ड नोट्स के रूप में मिलेगी। और इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर यूपी स्पेशल का अलग बैच लेना हो, जिसमें जो नए टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे डिजिटल वित्तीय उपकरण, ये सारे के सारे नए टॉपिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनको कंप्लीट कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का अगर आपको अलग से बैच लेना हो, जिसमें 20 अंक कंप्लीट कवर किए गए हैं, तो आप इसको भी ले सकते हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बैच से अगर आप जुड़ते हैं, तो लगभग 12 महीनों तक आपको हर महीने इसकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी दी जाएगी। जैसे अ, पिछले महीने अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स इसी में बैच में डाल दी जाती है, मई की डाल दी जाएगी, जुलाई आएगा, जुलाई की डाल दी जाएगी, लगभग 15 तारीख तक आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है? तो ये बैचेज़ हैं, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो ई-बुक्स में जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आप तैयारी करिए और आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर गेन करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।